India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम बड़े मामलों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन से जुड़े मसले पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आधार को दायरे से बाहर कर दिया गया है, जबकि यह सबसे अधिक प्रचलित है और अधिकतर लोगों के पास है। वकील सिंघवी के तर्क रहे। उन्होंने कहा कि एसआईआर के लिए मान्य 11 दस्तावेजों में पानी, बिजली, गैस कनेक्शन के कागजात भी मान्य नहीं हैं, जबकि भारतीय पासपोर्ट जो 1-2% से भी कम लोगों के पास है और बाकी दूसरे दस्तावेज 2 से 3% लोगों के पास हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो वह मान्य दस्तावेजों में से दस्तावेज 5 से 6 और 7 से ही बाहर हैं। सिंघवी ने कहा कि बिहार में निवास प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है और फॉर्म 6 के लिए केवल स्वर्गीय घोषणा की जरूरत होती है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने पहचान पत्र के दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि ही की है, क्योंकि समरी रिवीजन में जहां दस्तावेज मान्य थे वहीं एसआईआर में 11 दस्तावेज मान्य किए गए हैं। कोर्ट ने कहा अगर चुनाव आयोग कहता है कि सभी 11 दस्तावेज देना अनिवार्य है, उसी स्थिति में एसआईआर को मतदाताओं के खिलाफ कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ तो 11 में से एक दस्तावेज ही मांगा जा रहा है। प्रशांत भूषण के तर्क रहे। प्रशांत भूषण ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के पास एक भी दस्तावेज नहीं है। उन्होंने कहा कि लगभग 40% लोगों के पास केवल मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र है और 50 से ज़्यादा लोगों के पास एक भी दस्तावेज नहीं है। वकीलों ने कहा कि चुनाव आयोग ने मनमाने तरीके से मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया है और उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग को प्रक्रिया का पालन करना होगा और मतदाताओं को पर्याप्त समय देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को निर्देश दिया कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में आंतरिक समिति के गठन के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए 6 सप्ताह के भीतर एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाए। न्यायालय ने प्रत्येक जिले के श्रम आयुक्त और प्रत्येक राज्य के मुख्य श्रम अधिकारी को पंजीकृत संस्थाओं की जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया, ताकि आंतरिक समिति के गठन की जानकारी उपायुक्त या समकक्ष अधिकारी को दी जा सके, जिनका उपयोग सर्वेक्षण के लिए किया जा सके। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे अपनी सरकारी विभागों, राज्य सरकार के उपकरणों और एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन या पुनर्गठन करें। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि जिलाधिकारी उन संस्थानों पर स्थानीय समिति का गठन करेंगे जहां ऐसी समितियों का अभी तक गठन नहीं हुआ है या जहां पहले से गठित ऐसी समितियों का पुनर्गठन किया जाना है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे आंतरिक शिकायत समिति के गठन के संबंध में आंकड़े एकत्रित करें और उन्हें शी-बॉक्स पोर्टल पर अपलोड करें। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 6 सप्ताह की अवधि के भीतर सर्वेक्षण पूरा करें और आंकड़े एकत्रित करें। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 14 अक्टूबर 2025 को इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करना होगा। अदालत ने निर्देश दिया कि केंद्र, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा संस्थान पीड़ित महिला को अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज कराने में सहायता करेंगे जब भी उनसे संपर्क किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को दी गई जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने उन्हें 1 हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने पीड़ित सागर के पिता अशोक धनखड़ द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया, जिसमें इस साल मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सुशील कुमार को जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। कुमार को मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 27 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि मुकदमा शुरू होने के बाद से 3 वर्षों में अभियोजन पक्ष के 186 गवाहों में से केवल 30 से ही पूछताछ की गई। अशोक धनखड़ ने गवाहों को धमकाने के आरोप लगाते हुए जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह तर्क दिया गया, जब कुमार को पहले अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया तो उन्होंने एक प्रमुख गवाह को धमकी दी थी। सांठगांठ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करने का आदेश जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोएडा को महानगर परिषद में बदलने का निर्णय लेने को भी कहा है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में एसआईटी द्वारा यह जानकारी दी गई कि नोएडा के अधिकारियों के भ्रष्टाचार और बिल्डरों के प्रति उनकी मित्रता के कारण किसानों को अत्यधिक मुआवजा दिया गया है। ऐसे में किसानों और अधिकारियों के बीच मिली भगत का आकलन करने के लिए अधिकारियों और उनके परिवारों के सदस्यों द्वारा पिछले 1 दशक में अर्जित संपत्तियों की फॉरेंसिक जांच की जरूरत है। इसके बाद कोर्ट ने एक नई एसआईटी का गठन किया, जिसमें 3 आईपीएस अधिकारियों वाली नई एसआईटी में फॉरेंसिक, लेखा विभाग के साथ साथ आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी भी शामिल होने चाहिए। कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की है उसे मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाए, जिसके आधार पर सरकार नोएडा अथॉरिटी को नोएडा को नगर पालिका बनाए जाने पर विचार करे। इसके अलावा कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नोएडा में तुरंत एक मुख्य सतर्कता अधिकारी जो आईपीसी कैडर से या सीएजी का अधिकारी हो उसकी तैनाती की जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नोएडा के निवासियों की राय जानने के लिए तत्काल एक नागरिक सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट नोएडा अथॉरिटी और बिल्डरों के बीच सांठगांठ की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी गठित कर दी, जिसमें फॉरेंसिक, लेखा विभाग के साथ आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी भी शामिल होंगे। यह मामला नोएडा में जमीन अधिग्रहण भुगतान में अनियमितताओं और अधिकारियों तथा जमीन मालिकों के बीच मिली भगत के आरोपों से संबंधित है। पिछली एसआईटी की जांच में 20 मामलों में अत्यधिक भुगतान का पता चला था और इसमें नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के शामिल होने का संदेह था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता समझौते में मध्यस्थता के लिए कोई सीट या वेन्यू न होने पर वह स्थान जहां समझौते के अनुसार अनन्य अधिकार क्षेत्र निहित है, मध्यस्थता का सीट माना जाएगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदोरकर की पीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ऐसे विवाद में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन स्वीकार किया गया था, जहां मध्यस्थता समझौते ने बॉम्बे हाई कोर्ट को न्याय निर्णयन का अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान किया था। ब्राह्मणी रिवर पैलेट्स लिमिटेड बनाम कमाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2020 के मामले में न्यायालय ने यह माना कि समझौते में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट स्थान के अभाव में बॉम्बे हाई कोर्ट को मध्यस्थता के सीट के रूप में अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा। ब्राह्मणी रिवर पैलेट्स लिमिटेड मामले में न्यायालय ने कहा, जहां अनुबंध में किसी विशेष स्थान पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उल्लेख है, केवल उसी न्यायालय के पास मामले पर विचार करने का क्षेत्राधिकार होगा और पक्षकारों का इरादा अन्य सभी न्यायालयों को इससे बाहर रखने का है।
कानून को लागू करते हुए न्यायालय ने कहा कि भले ही खंड 10 में सीट या वेन्यू जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, हमारा मत है कि क्षेत्राधिकार का उल्लेख मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान के संदर्भ में किया गया है और इस प्रकार पक्षों के बीच यह समझौता कि ग्राहक इस प्रकार मुंबई स्थित मुंबई हाई कोर्ट के अनन्य क्षेत्राधिकार को स्वीकार करता है, मध्यस्थता के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और इसलिए मध्यस्थता का स्थान मुंबई ही माना जाना चाहिए। फिर अपील स्वीकार कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गंचा-गची बोवली में नष्ट किए गए वन क्षेत्र को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की इस बात की सराहना की वह इस क्षेत्र के लिए एक समग्र विकास योजना तैयार कर रही है। गंचा-गची बोवली में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। तेलंगाना सरकार ने आईटी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 400 एकड़ जमीन की नीलामी करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस कदम का विरोध हुआ क्योंकि यह जमीन वन क्षेत्र है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने तेलंगाना सरकार को निर्देश दिया है कि वह वन क्षेत्र को पुनः स्थापित करें। कोर्ट ने कहा कि विकास के साथ पर्यावरण और वन्य जीवों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तेलंगाना सरकार ने कोर्ट को बताया है कि वह एक समग्र योजना पर काम कर रही है जिसमें वन और झीलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को अपनी योजना को रिकॉर्ड पर रखने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल और उनके पूर्व मीडिया सलाहकार भूपिंदर सिंह को एक मामले में बरी कर दिया है जिसमें उन पर 2016 में अपनी चोटों से मरने वाली 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर करने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली पुलिस ने मालीवाल और सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसमें उन पर किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन करने और एक यौन उत्पीड़न पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लगाया था। आरोप था कि उन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक नोटिस प्रसारित करके पीड़िता की पहचान उजागर की थी। सिंह पर नोटिस तैयार करने का आरोप लगाया गया था जबकि मालीवाल पर इसे व्हाट्सएप समूह में प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने दोनों को बरी कर दिया है। मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में एक मामले का संज्ञान लिया था जिसमें एक पड़ोसी ने 14 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न किया था और कथित तौर पर उसके गले में एक संरक्षारक पदार्थ डाल दिया था जिससे उसके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक मामले में जांच करने का निर्देश दिया है जिसमें एक वादी ने दावा किया है कि उसके बिना किसी जानकारी के उसके मामले में एक समझौता किया गया था और उसके हस्ताक्षर भी किए गए थे जो कि जाली हस्ताक्षर थे। एक विशेष अनुमति याचिका में एक समझौते के आधार पर निपटान किया गया था, लेकिन बाद में प्रतिवादी हरीश जायसवाल ने दावा किया कि उसने कभी भी किसी वकील को अपने मामले में पेश होने के लिए अधिकृत नहीं किया था। जायसवाल ने आरोप लगाया कि कुछ वकीलों ने उसके बिना किसी जानकारी के एक समझौता तैयार किया और उस मामले में एक निपटान आदेश प्राप्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस मामले में जांच करने और अक्टूबर 2025 के अंत तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में शामिल वकीलों की भूमिका की जांच करेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह इस मामले में वकीलों के आचरण की भी जांच करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो FIR दर्ज करने का निर्देश देगी।
ये मामला एक संपत्ति विवाद से संबंधित है, जिसमें एक पक्ष ने दावा किया है कि दूसरे पक्ष ने उसे संपत्ति बेचने के लिए एक समझौता किया था। हालांकि प्रतिवादी ने दावा किया है कि उसने कभी भी ऐसा कोई समझौता नहीं किया था और वादी ने जाली दस्तावेज तैयार किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक रूप से हाई कोर्ट के न्यायाधीश उसके न्यायाधीशों के समान हैं। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट और उनके न्यायाधीशों पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन जब वे अपमानजनक आरोपों का सामना करते हैं तो उनकी रक्षा उसका कर्तव्य है। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट्स पर क्या शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की संवैधानिक स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने पुनः पुष्टि की है कि हाई कोर्ट्स के जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के समान है। आर्टिकल 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र अधिकार के भीतर सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को मिसाल यानी कि प्रेसिडेंट का दर्जा देता है और लॉ को समानता सुनिश्चित करता है। हालांकि यह जुडिशियल सुपरमेसी सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट्स पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रदान नहीं करते हैं, जो अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। कार्यात्मक रूप से सुप्रीम कोर्ट फाइनल अपीलेट अथॉरिटी के रूप में कार्य करता है, जिसे हाई कोर्ट्स के जजमेंट को अपहोल्ड करना, रिवर्व करना या मॉडिफाई करने का अधिकार है, जबकि हाई कोर्ट स्टेट के भीतर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का प्रयोग करते हैं। हाल ही में चीफ जस्टिस BR गवई के नेतृत्व वाली बेंच ने हाई कोर्ट्स को अपमान करने वाले या फॉल्स एलिगेशन से बचाने के सुप्रीम कोर्ट के कर्तव्य पर भी जोर दिया है और चेतावनी दी है कि केसेस के ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्लेम्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कमजोर करता है और इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.